विद्यार्थियों, इससे पिछले लेक्चर में हमने अल मसूदी की बात की थी। अल मसूदी भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण भूगोल की जगत में बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता के रूप में स्थापित है और अरब भूगोलवेत्ताओं में सबसे स्थापित भूगोलवेत्ता के रूप में इनका नाम आता है। हमने पिछली बार जिक्र किया था कि महासागरों और महाद्वीपों के सीमांकन का प्रयास इन्होंने किया था। अब हम इन्हीं के योगदान की बात को आगे बढ़ाते हैं। अल मसूदी के समय में विश्व के जो वैज्ञानिक जगत था, जो भौगोलिक जगत था, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये चल रहा था कि क्या कैस्पियन सागर उत्तरी महासागर से जुड़ा हुआ है या कैस्पियन और काला सागर परस्पर अंतर संबंधित है। इस तरह के सवालों के जवाब खोजने की इन्होंने कोशिश की थी। और सच बात यह है कि हेकाइटियस और हेरोडोटस के समय से इस बारे में विवाद चल रहा था विद्वानों के बीच में। अल मसूदी ने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस किए, अपने स्वतंत्र प्रेक्षण किए और इन्होंने ये भी सच, और इसमें ये बात जाहिर होती है कि इन्होंने ग्रीक्स और रोमन्स का जो भी मत था उसको ऐसे अंधभक्त बनकर उसको फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस किए और सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद, अपने स्वतंत्र प्रेक्षणों के बाद इन्होंने बताया कि कैस्पियन सागर किसी भी सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। इनसे पहले इब्न हॉकल ने भी ये जिक्र किया था, पर उसने सिर्फ उत्तरी महासागर का नाम लिया था। इन्होंने ये बताया कि कैस्पियन सागर स्वतंत्र जलराशि है, ये किसी भी सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सस जो नदी है वो अरल सागर में गिरती है, और ये बात पहली बार किसी भूगोलवेत्ता ने कही थी। वोल्गा नदी का जिक्र भी इनके वर्णनों में मिलता है। इसको वोल्गा नदी का जिक्र करते हुए इन्होंने ये भी बताया कि ये एक एक्टिव कमर्शियल हाईवे है, अर्थात व्यावसायिक उपयोग के लिए, व्यापारियों के लिए एक जलमार्ग के रूप में, एक एक्टिव सक्रिय जलमार्ग के रूप में ये वोल्गा नदी काम में आती है। तो हम जहां देख रहे हैं कि भूगोल, जो भौतिक भूगोल है, उसके साथ साथ आर्थिक और मानव भूगोल का पक्ष भी अरब भूगोलवेत्ता अपने साथ लेकर चलते हैं। अल मसूदी ने अटलांटिक ओशन का जिक्र किया, उसका वर्णन किया, उसे डार्क ग्रीन सी, गहरा हरा सागर का नाम दिया। और इनका ये मत था कि अटलांटिक और इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात भी इन्होंने स्थापित की। एक और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अल मसूदी का ये मिलता है, जो कि इनका फिजिकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में मिलता है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी जियोमॉर्फोलॉजी के क्षेत्र में मिलता है। जियोमॉर्फोलॉजी में जो अपर्दन चक्र की संकल्पना बाद में डेविस और पेंक के समय में आई, उसका जिक्र अल मसूदी के लेखनों में भी मिलता है। इन्होंने अपर्दन चक्र शब्द का प्रयोग भले ही नहीं ना किया हो, लेकिन इन्होंने ये बताने का प्रयास जरूर किया कि नदियां स्थल रूपों का निर्माण करती हैं अपने मार्ग में। नदियां जब अपने उद्गम से लेकर सागर तक जाती है तो मार्ग में विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करती हुई चलती है, और नदी की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्वरूप में स्थल रूपों का निर्माण होता है। इस बात का जिक्र इन्होंने किया, और ये भू-आकृति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे पहले इस प्रकार की स्पष्ट जो अपर्दन चक्र की व्यवस्था है, उसका जिक्र किसी भी विद्वान ने नहीं किया था। तो जो मॉडर्न आइडियाज हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, उनसे भी अल मसूदी का लिंक देखने को मिलता है। इन्होंने ये कहा कि और ये भी जिक्र इन्होंने किया कि अंत में ये जो वृद्धावस्था के बाद नदी जब स्थल रूपों का निर्माण करती हुई चलती है, तो अंत में पेनिप्लेनेशन की स्टेज आती है, समतलीकरण की स्टेज आती है, जहां पर संप्राय मैदान प्राप्त होता है। ये जो बात है, ये आज भी लागू होती है। डेविस और पेंक के अध्ययन भी हम ये कह सकते हैं कि इसी पृष्ठभूमि में तैयार हुए होंगे। तो ये अल मसूदी का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। अल मसूदी ने इसके अलावा ये भी कहा कि देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ दैट इज always covered with water, nor one that is always land, but a constant revolution takes place, affected by the rivers, which are always shifting. For places watered by rivers have a time of youth and dissipate, like animals and plants, with this reference that growth and decay in plants and animals manifest themselves in all parts at once, so that they flourish and wither at the same time.
अर्थात इन्होंने ये स्पष्टतः कहा कि पृथ्वी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमेशा लैंड रहा हो, स्थल रहा हो या हमेशा जल रहा हो। इनमें भी लगातार परिवर्तन आता रहता है, वैसे ही जैसे जंतु और पादप के जीवन में सदैव परिवर्तन आता रहता है। उसके विकास की प्रक्रिया के दौरान वह अपना अलग अलग स्वरूप प्राप्त करते रहते हैं। उसी प्रकार से धरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है, जिसमें जलधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस किए, इन्होंने ये भी बताया कि जो फिजिकल लैंडस्केप है उसमें नदियों का योगदान तो बहुत रहता ही है। इसके अलावा अन्य कारकों का स्पष्ट जिक्र ये नहीं कर पाए, लेकिन समस्त प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करती रहती है, ये बात इन्होंने जरूर कही है। अल मसूदी ने जितने भी क्षेत्रों का जब भी दौरा किया, या हमें कहना चाहिए कि यात्राएं की, तो इन्होंने अपने अधिकांशतः नौकाओं से यात्राएं की, और नौकायान के दौरान इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जिन प्रदेशों में ये नौकायान कर रहे हैं, जिन प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां का मौसम कैसा है। तो क्लाइमेटोलॉजी में भी इनके योगदान का जिक्र किया जा सकता है, या इनके योगदान को स्थापित किया जा सकता है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब समुद्रों में यात्राएं करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, किस प्रकार की धाराओं को इन्होंने समुद्रों में ऑब्जर्व किया। इसके अलावा विभिन्न समुद्रों की जो शेप्स है, जो लिमिट्स है, इनका जिक्र भी इनके अध्ययनों में मिलता है। इन्होंने हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का तो विशेष तौर पर अधिक अध्ययन किया, अधिक यात्राएं यहाँ की और टॉलमी से बेहतर जानकारी इन्होंने देने का प्रयास किया। अल मसूदी ने ये भी कोशिश की कि नील नदी का सोर्स जाना जाए। अल मसूदी तक भी एक समस्या थी कि नील नदी कहाँ से निकलती है, ये पता नहीं लगा था। आज हम जानते हैं कि उसका उद्गम विक्टोरिया झील से है, लेकिन उस समय तक नील नदी का स्रोत पता नहीं था, और अल मसूदी ने भी पता करने की कोशिश ही की है। इन्होंने ये बताया कि नील नदी जो है वो उसका सोर्स एबेसिनिया के पर्वत है। हालांकि बाद में वो सही साबित नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने नदियों के उद्गम खोजने का प्रयास किया, जो फिजिकल ज्योग्राफी में इनका रुझान को दर्शाता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है। अल मसूदी क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि वो उस समय के महान क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने मॉनसून की जो अवधि की एक अवधि में एक दिशा से और दूसरी अवधि में दूसरी दिशा से चलने वाली जो हवाएं हैं, मानसूनी पवनें, उनको विस्तार से उनका विवरण देने का प्रयास किया। इन्होंने ये बताया कि बे ऑफ बंगाल में, जिसको इन्होंने हरकंड का सागर कहा, वहां पर इन पवनों का स्वरूप देखने को मिलता है। पवनों की दिशा इस प्रकार से मिलती है, इसको इन्होंने स्पेसिफाई किया। इन्होंने इस संदर्भ में ये भी बताने का प्रयास किया कि ये पवनें जिस गति से चलती हैं, उस पवन गति से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, एनर्जी जनरेट की जा सकती है, जिसको हम आज भी आज की दौर की तो ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा समाधान है कि ऊर्जा संसाधन के रूप में पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। इसका जिक्र अल मसूदी ने 9वीं शताब्दी में कर दिया था। ये बहुत बड़ा योगदान उनका भूगोल के क्षेत्र में माना जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी किया कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है, वहां पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको इन्होंने डेजर्ट ऑफ साजिस्तान कहा, जो कि हमारा जो कच्छ और सिंध का जो क्षेत्र मिला जुला जो क्षेत्र है, उस जगह इन्होंने विंड मिल्स भी खोजी। उस समय में भी छोटे पैमाने पर जमीन से पानी वानी निकालने के लिए विंड मिल्स का प्रयोग किया जाता था, जो पवन की गति पर निर्भर करती थी। तो इसका जिक्र भी इन्होंने किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फिजिकल ज्योग्राफी के अध्ययन इनके ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को साथ लेते हुए चलते हैं। यहाँ इन्होंने मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया है, जो इनका बहुत बड़ा योगदान भूगोल के क्षेत्र में माना जाना चाहिए, और कहा जा सकता है कि भूगोल को परिभाषित करने में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर मानव भूगोल के क्षेत्र में भी भी इस बात को स्थापित किया जा सकता है कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास अल मसूदी ने किया है। जब और साथ ही इन्होंने ये बताया कि लोगों के चरित्र पर, लोगों की जीवन की शैली पर, लोगों के रहन सहन पर एनवायरमेंट का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के, जो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, वो जल, प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृति, इन 3 रूपों में मानव के जीवन को प्रभावित, या कहना चाहिए कि निर्धारित करती हैं।
और इन्होंने कहा कि जहाँ जल बहुत अधिक मात्रा में है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है नेचुरली, वहाँ पर आर्द्र जलवायु होगी, तो वहाँ पर उस जलवायु के कारण, उस माहौल के कारण या उस पर्यावरण के कारण मनुष्य जो है वो हंसमुख स्वभाव का होगा। जबकि जहाँ पर पानी की कमी होती है, जो जल की आपूर्ति जहाँ पर्याप्त नहीं है, जिन क्षेत्रों में जो शुष्क क्षेत्र हैं, और जहाँ पर मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए, वहां मनुष्य थोड़े रूखे स्वभाव का होता है। इसके अलावा इसी तरह की बात इन्होंने प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और विरलता के संदर्भ में भी की है। इन्होंने आगे ये भी कहने का प्रयास किया है कि कहाँ-कहाँ मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, कहाँ होने की संभावना है, किस राष्ट्र में, किस प्रदेश में प्रकृति किस प्रकार से इम्पोर्टेंट बनी हुई है, किस प्रकार से प्रकृति मानव जीवन को संचालित करती है, रिसोर्सेज प्रदान करती है, किस प्रकार से धरातल की उच्चताएं और निम्नताएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार से समुद्रों की निकटता या पर्वतों की निकटता जलवायु को प्रभावित करती है और वो जलवायु उसके बाद मानव जीवन को प्रभावित करती है। इन सारी बातों का जिक्र इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ न सिर्फ ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, बल्कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के संदर्भ में भी बात की है। और आगे चलकर जब हम भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, उसको स्थापित करने का जो शुरुआत है वो हम अल मसूदी से मान सकते हैं। इतनी बात हम आज करते हैं। अल मसूदी के आगे के योगदान की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।